यूएस मार्केट ज्यादा प्रोडक्ट पे फोकस करता है और इंडिया सर्विसेज पे फोकस कर रहा है। एक जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स की, इन्वेंटर की कदर नहीं करते। अब जैसे टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया, दे आर 1 to 5 स्टेप्स अहेड ऑफ इंडिया और हम लोग सर्विसेज में रह गए। लोग शाहरुख खान के बंगलों के आगे, अमिताभ बच्चन जी के बंगलों के आगे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जिस दिन ये क्राउड विक्रम साराभाई के बंगलों के आगे, एपीजे अब्दुल कलाम के घर के आगे खड़ा रहना सीख जाएगा, उस दिन भारत पक्का प्रोडक्ट नेशन बन जाएगा। इज चाइना रियली चीप एंड इज इट इन्वेस्टेबल? वो टॉर्टोइस है अर्निंग्स ग्रोथ के, हम रैबिट हैं। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के बराबर थे, आज वो हमसे 5-5.5 गुना बड़ा है। पिछले 10 सालों में हमारी निफ्टी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 180% ग्रो हुई है रूपी टर्म्स में। चाइना की CSI 300 इंडेक्स की अर्निंग पर शेयर 10% ग्रो हुई है रेनमिनबी टर्म्स में। अगर मुझे नियर टर्म में 3 से 5 साल का निवेश करना है तो प्लीज मुझे 2-3 सेक्टर्स ऐसे बताइए जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले 18-24 महीनों में ग्रोथ दिखेगी। तो एक शेर कहीं पे सुना था, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के दोस्तों, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के दोस्तों, अगर सदा बाहर होती तो तिनके कहाँ से लाते। अरे आई थिंक मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगा अगर आप में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और आज के हमारे गेस्ट को नहीं जानता। इट इज लाइकली टू बी इम्पॉसिबल दैट यू डोंट नो हु आवर गेस्ट इज, क्योंकि हमारे गेस्ट को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच नीलेश सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट और ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। अब बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनका ये जनरल क्वेश्चन होता है कि आज से अगर 20 या 25 साल के बाद या इतना लंबा अगर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं तो मुझे 12% क्या मिलेगा? इज इट अ फेयर एक्सपेक्टेशन टू हैव? और ऐसे कौन से लीवर्स हैं जिसकी वजह से ये 12% तक का रिटर्न निकल सकता है? सो केतन भाई, फिलोसफिकली अगर कहा जाए तो हमारे में है कि कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। तो अब 12% की उम्मीद से निवेश मत करिए, निवेश की जर्नी चालू रखिए। दूसरी चीज है कि फंड का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न एक हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। यूएस, इंडिया, जहां पे भी स्टडी की गई है, फंड के रिटर्न इन्वेस्टर के रिटर्न से कहीं ज्यादा है। सर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? सो नॉर्मली अगर आप बम्बई से अहमदाबाद ट्रेन में बैठे हैं तो अहमदाबाद पे ही उतर जाएंगे, मंजिल पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि बम्बई से अहमदाबाद वाली ट्रेन सूरत पे टर्मिनेट हो जाए। बट म्यूचुअल फंड में लोग बम्बई से अहमदाबाद की टिकट लेते हैं, कोई गाड़ी में बैठता ही नहीं, प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है, कोई बोरीवली उतर जाता है, कोई लोकल ट्रेन आगे बढ़ती देख के उसमें जंप मार के बैठ जाता है, बट मेल ट्रेन को आगे जाने नहीं देता, कोई सूरत पे उतर जाता है, कोई रिटर्न ट्रेन ले लेता है और बम्बई पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? निवेशक पास्ट परफॉर्मेंस देख के एक फंड से दूसरे फंड में जंप मारते रहते हैं और उसमें वो मंजिल मिस कर देते हैं। तो 12% रिटर्न मार्केट देगा कि नहीं देगा वो तो दूसरी बात है। पहली बात है कि आप ये ट्रेन में मंजिल तक बैठे रहेंगे कि नहीं। ब्रिलियंट। अगर नहीं बैठेंगे तो मंजिल पे पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट का रिटर्न मेरे हिसाब से हाई सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट रहना चाहिए। ओके। हमारी मार्केट इस वक्त फेयरली प्राइस्ड है, तो वैल्यूएशन री रेटिंग होने की उम्मीद बहुत कम है। श्योर। इनफैक्ट मेरा डर है कि शायद वैल्यूएशन डी रेटिंग होगी। सेकंड, महंगाई 4-5% के आसपास रहेगी और 15-20 साल के बाद शायद वो 1-2% भी हो जाए। श्योर। जैसे महंगाई गिरेगी आपका नॉमिनल रिटर्न भी कम हो जाएगा। श्योर। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं, अपनी फितरत पे ध्यान दीजिए, रिटर्न की उम्मीद मत रखिए, बिकॉज वो हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट किसी भी रेंज में आ सकता है। बट जस्ट टू काउंटर, राइट? यूएस
फॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर अगर आप पिछला 2-3 साल छोड़ दें तो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशंस तो बहुत कम रहे हैं। फिर भी यूएस जैसे मार्केट ने इंडिया बीटिंग रिटर्न्स भी दिए हैं ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या सिमिलर चीज़ हम इंडिया में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो यूएस एक बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी है। इनोवेशन के नाम पे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम भी यूएस की तरह इनोवेटिव हो जाएँ, तो अनडाउटेबली रिटर्न्स ज़्यादा होंगे। ट्रू। दूसरी चीज़, विदेशियों ने अमेरिका में जम के निवेश किया है। तकरीबन $50 ट्रिलियन के आसपास का निवेश है। अगर दुनिया हमारे देश में निवेश करने आएगी तो ये रिटर्न बढ़ेंगे ही करेक्ट। बढ़ेंगे। तीसरी चीज़, आज अमेरिकन कंपनी बहुत कम रह गई है, वो वैश्विक कंपनी बन गई है। तो अगर हमारी कंपनीज़ भी भारत छोड़ के बाहर के देशों में भी कारोबार कर रही है, तो अनडाउटेबली वहाँ पे रिटर्न बनेगा। तो आप अमेरिका की तरह बन सकते हैं, लेकिन उस बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वरना गुजराती क्या कहावत है, "लांबा साथ टूंको जाए, मरे नहीं तो मांदो था।" जब छोटा आदमी लंबे आदमी से दौड़ने लगेगा, तो आइदर वो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा। तो हमें अपनी साइज़ बढ़ा के फिर दौड़ना है। आई एम होपिंग कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ जब ये फ्रेज़ यूज़ करूँगा कि यूएस मार्केट ज़्यादा प्रोडक्ट पे फ़ोकस करता है और इंडिया सर्विसेज़ पे फ़ोकस कर रहा है। अब जैसे टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया, राइट? और ये जितनी भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं, वो सब प्रोडक्ट्स बनाती है, इसलिए दे आर 1 टू 5 स्टेप्स अहेड ऑफ इंडिया और हम लोग सर्विसेज़ में रह गए। इज़ दिस द रीज़न व्हाई सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड अलाइड मे प्रोबेबली बी द फोकस ओवर अ लॉन्गर पीरियड इन इंडिया? सो सी ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं वो 5 ब्लाइंड मेन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एलिफेंट जैसे हैं। आप पाँव देखेंगे तो खंबा दिखेगा और सूंड देखेंगे तो रस्सी दिखेगी। बट एक जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हम अपने एंटरप्रेन्योर्स की, इन्वेंटर की कदर नहीं करते। करेक्ट। हम लोग सब शुगर खाते हैं, राइट? अगर खाने में से शुगर चली जाए तो स्वीटनेस उड़ जाती है। भारत को ये स्वीटनेस किसने प्रदान की? एंड हमने उसके साथ क्या किया? हुँ, डॉक्टर जानकी अम्माल करके एक बॉटनिस्ट थी। हुँ। उन्होंने भारत में हायर यील्डिंग शुगर केन की वैरायटी इंट्रोड्यूस की। पूरा देश उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने एब्सोल्यूट। हमारे खाने में स्वीटनेस दी। बट वो लेडी थी और हम एरोगेंट, हमने उनको इतना तंग कर दिया कि वो भारत छोड़ के चली गई। अगर आप अपनी टैलेंट के साथ इस कदर व्यवहार करेंगे, हाँ, तो आप प्रोडक्ट नेशन कैसे बनेंगे? करेक्ट। एक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय करके हैं, उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मैंने आपकी ट्वीट्स देखी थी शायद, यस। यस, वह डबल पीएचडी थे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो से। उन जमाने में 80 के दशक में लोग बाहर जाए तो वापस नहीं आते थे, बट वो अलग प्रकार के इंसान थे तो वापस आए। यहाँ पे उन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल को ओह! जन्म दिया। ये विश्व की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइसिया ब्राउन बाय डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो में हुई थी, उसके एग्जैक्ट 67 डेज आफ्टरवर्ड्स बनी। वॉव! उम्मीद है कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को लोग सर आंखों पे बिठा एब्सोल्यूटली। लेंगे। हमने उन्हें इतना तंग कर दिया कि 4 साल के अंदर उन्होंने आत्महत्या कर दी। हम ऐसी सोसाइटी है जो एक नोबेल लॉरेट जिसमें क्षमता है, उसे आत्महत्या की तरफ प्रोत्साहित कर देते हैं। ऐसी तो कई चीज़ें हैं जो मैं बयाँ कर सकता हूँ। जब तक हम भारतीय अपने एंटरप्रेन्योर, अपने इन्वेंटर, अपने साइंटिस्ट की कदर नहीं करेंगे, तब तक भारत एक प्रोडक्ट नेशन नहीं बन सकता है। लोग शाहरुख खान के बंगलों के आगे, अमिताभ बच्चन जी के बंगलों के आगे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। करेक्ट। जिस दिन ये क्राउड विक्रम साराभाई के बंगलों के आगे, एपीजे अब्दुल कलाम के घर के आगे खड़ा रहना सीख जाएगा,
उस दिन भारत पक्का प्रोडक्ट नेशन बन जाएगा। आई एम जस्ट होपिंग कि आपने ये जो इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना वायरल हो जाए दैट इट रीचेस द राइट साइड ऑफ पीपल जिनको ये सीखने, समझने और सुनने की ज़रूरत है। केतन भाई, कुत्ते की दुम ठीक करने की ट्राई करनी है। एंड आई थिंक आपको ये बहुत रेपिटेडली करना पड़ेगा सर, क्योंकि आप जिस तरीके से इस कन्वर्सेशन को मोल्ड कर पा रहे हो या कह पा रहे हो, वो बहुत सारे लोगों में क्षमता नहीं है। सो आई एम सो ग्लैड कि ये कन्वर्सेशन निकला और आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। ओके, क्योंकि हम यूएस प्रोडक्ट है, इंडिया सर्विस है, इस पर डिस्कस कर रहे हैं, मुझे आई एम बाउंड टू और कंपल्शन टू टॉक अबाउट ट्रम्प। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो ट्रम्प कर रहा है वो शायद उनकी इकोनॉमी के लिए ठीक हो सकता है लंबे समय के लिए, क्योंकि वो ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वापस यूएस में आ जाए, वहाँ के लोगों को जॉब्स मिले वगैरह वगैरह। पर शायद उसका तरीका ये करने का गलत है, राइट? क्योंकि आज अगर रशिया सबसे ज़्यादा ऑयल चाइना को सप्लाई कर रहा है, तो इंडिया को क्यों 50% टैरिफ लग रहा है और चाइना में क्यों 90 दिन का एक्सटेंशन मिल रहा है? सो आई एम श्योर ये सब टैक्टिक्स है फॉर हिम कि वो हमें दबा सके और अपने टर्म्स पे लेके आ सके। पर क्या 90 बिलियन डॉलर्स बहुत बड़ा ट्रेड है इंडिया के लिए? और क्या ये जो हो रहा है इससे इंडिया को कुछ फ़ायदा होगा? इज़ देयर समथिंग दैट इंडिया कैन डू टू बेनिफिट फ्रॉम द वर्स्ट सिचुएशन? सो 2 चीज़ें हैं केतन भाई, समृद्ध को नहीं दोष को साई। जो शक्तिशाली है, जो बलवान है, वो कहेगा, वही लॉ बनेगा। एक अमिताभ बच्चन की फ़िल्म थी कालिया, जिसका एक डायलॉग बहुत फ़ेमस हुआ था, हम जहाँ पे खड़े रहते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका जहाँ पे खड़े रहेंगे, लाइन वहीं से शुरू होगी। एंड हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। रिचर्ड निक्सन ने अपने समय में भारत के ऊपर सैंक्शन ला दी थी। जब पोखरान 1 हुआ तब भी सैंक्शन ला दी गई थी। पोखरान 2 हुआ तब भी सैंक्शन ला दी गई थी। तो ये उम्मीद करना कि विश्व हमसे फेयरली ट्रीट करे, वो तो गलत बात है। आपको ये मान के चलना है कि दुनिया विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्य की किताब पढ़ चुकी है। वह साम दाम दंड भेद से हमें ठीक करने की कोशिश करेंगे। एंड हमने जैसे रिचर्ड निक्सन की सैंक्शन का सामना किया, वो काबिल तारीफ है। एक समय था जब भारत में हम लोग उतना अनाज प्रोड्यूस नहीं करते थे जितनी की ज़रूरत थी। इसीलिए ज़्यादातर आप मूवी देखें 50, 60, 70 के दशक की, तो विलन फूड का ब्लैक मार्केटिंग करता था। विश्वनाथ हो, कालीचरण हो, रोटी कपड़ा मकान हो, हीरोइन महंगाई मार गई के गाना गाती थी। पीएल 480 के नीचे अमेरिका शिपलोड ऑफ फूड ग्रेन्स हमें बेचता था। बट जब 1971 का बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चालू हुआ, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। हमारे यहाँ पे अनाज की शॉर्टेज हो गई और तब भारत ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की निगहबानी में यूपी, वेस्ट, पंजाब में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। हाइब्रिड सीड्स लेके आए और तब से लेके आज तक अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। 4-5 साल लगे उस आत्मनिर्भरता पे पहुंचने के लिए, बट उसके बाद हम कभी नीचे नहीं आए। आज भी एडिबल ऑयल्स, पल्स, ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करना पड़ता है, बट उसके सामने गेहूं, चावल हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जिस तरह से भारत ने पीएल 480 को ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए जवाब दिया, आत्मनिर्भरता हासिल की, बिल्कुल वैसे ही हमें ट्रम्प साहब की इस सैंक्शन से डील करना है। सो आई थिंक मैं जो समझ रहा हूँ बेसिकली ये प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है और हमने ऐसी प्रॉब्लम्स को पहले झेला हुआ है जिसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है एंड वी सी नो रीजन व्हाई हम इस बार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय से तो हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड वेरियस अदर थिंग्स। बट क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स की बातें कर रहे हैं और आई कैन नॉट इग्नोर चाइना, क्योंकि हमने भी, आई एम अज्यूमिंग एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन इंटरप्रेटिंग दिस,
क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, हम भी थोड़ा-सा सॉफ्ट आंसर देने के लिए 7 साल बाद मोदी जी वापस चाइना जा रहे हैं, हम ब्राज़ील के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं। तो चाइना इज़ डेफिनिटली किसी भी कन्वर्सेशन का हिस्सा है एंड आई एम अज्यूमिंग कि शायद वो रेयर मैग्नेट्स या किसी भी एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से यूएस का व्यवहार चाइना के साथ बहुत अलग है इंडिया से। पर माय क्वेश्चन इज़ कि पास्ट में ये देखा गया है कि चाइना की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जीडीपी, उसकी पर कैपिटा इंडिया से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पर स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं आ रहे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आज भी वो शायद 9-10 पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडिया 22 पे ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे वेटरन इन्वेस्टर्स मार्केट कमेंट्री में बोल रहे हैं कि चाइना बहुत अंडर वैल्यूड है और मैंने पैसा वहाँ लगा दिया है। आपका व्यू जानना चाहूँगा कि इज़ चाइना रियली चीप एंड इज़ इट इन्वेस्टेबल? हम लोग इंडियंस है तो क्रिकेट आसानी से आती है। फुटबॉल भी बहुत एक्साइटिंग गेम है, आइस स्केटिंग भी बहुत एक्साइटिंग गेम है। बट मैं क्रिकेट छोड़ के आइस स्केटिंग करने जाऊँगा तो सर के बल पे गिरूँगा। करेक्ट। तो जो चीज़ आपको समझ में आए वहाँ पे निवेश करिए। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, पहले उसे समझने की कोशिश करिए, फिर निवेश करना। क्या एक क्रिकेटर अच्छा आइस स्केटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है अगर वो मेहनत करे। करेक्ट। तो चाइना को सोच समझ के आप निवेश करना। दूसरी चीज़ अगर चाइना में देखें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही खराब रहता है। करेक्ट। वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल है, अनडाउटेबली। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के बराबर थे। आज वो हमसे 5 साढ़े 5 गुना बड़ा है। करेक्ट। तो उनकी ग्रोथ की रफ्तार बहुत तेज़ है। बट कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी नहीं है। पिछले 10 सालों में हमारी निफ्टी अर्निंग पर शेयर तकरीबन 180% ग्रो हुई है रूपी टर्म्स में। चाइना की सीएसआई 300 इंडेक्स की अर्निंग पर शेयर 10% ग्रो हुई है ओह! रेनमिनबी टर्म्स में। वाह! वो टॉर्टोइस है अर्निंग्स ग्रोथ के, हम रैबिट हैं। और अपना रैबिट बीच में सोना नहीं चाहिए, बस उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सुपर्ब! सो कैपिटल एलोकेशन एक प्रॉब्लम है या गवर्नेंस भी एक प्रॉब्लम है फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट? सो देयर आर मेनी इश्यूज इन चाइना, बट जैसे कैपिटल एलोकेशन क्यों पुअर है? बिकॉज सरकार ऑर्डर देती है भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, अब आपके पास चॉइस नहीं है। सरकार कहती है कि इससे ज़्यादा मार्जिन मत रखना, आपके पास चॉइस नहीं है। वहाँ पे एक उबेर जैसी कंपनी थी दीदी करके, करेक्ट। उनको सडनली बोला कि आप सरचार्ज नहीं लगा सकते, अब पीक आर प्राइसिंग नहीं लगा सकते, पूरी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो इनफैक्ट गई। आल्सो उनको कंपल्सरी किया गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइवर्स को हटाकर पेरोल पर लेके पेरोल आइए। पे लेके आइए। या तो उनकी जो कैपिटल एलोकेशन इनएफिशिएंसी आती है, वो सरकार के द्वारा जो ऑर्डर्स आरओआई आते में दिख हैं जाती है। उसकी वजह से आती है, और वो उनके आरओई में प्रॉफिट ग्रोथ में दिखती रहती है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़ कि इंडिया में लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, बट हम यूएस जैसा मार्केट बनेंगे अगर हम अपनी सोच बदल कर सर्विसेज के साथ-साथ प्रोडक्ट पे भी ध्यान देंगे। सर गिवन द स्ट्रक्चर और आज इंडिया जहाँ है एंड आई एम अज्यूमिंग कि हम प्रोबेबली 10, 15, 20 साल पहले जैसे थे उससे काफ़ी बेटर है और सोच काफ़ी अलग है, सोच थोड़ी-सी फॉरवर्ड थिंकिंग है और ये जो पॉइंट्स आप रेज़ कर रहे हो उसपे शायद आई एम होपिंग कि बैकएंड पे काम हो रहा है। तो 2 क्वेश्चन्स हैं, अगर मुझे नियर टर्म में 3 से 5 साल का निवेश करना है, तो प्लीज़ मुझे 2-3 सेक्टर्स ऐसे बताइए जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद एक अपॉर्च्युनिटी है कि ये सेक्टर्स कैन प्ले आउट वेल ओवर द नेक्स्ट 3-5 इयर्स और एक थोड़ा-सा लंबा समय 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए निवेश करना है, तो मैं कौन से सेक्टर्स पे ध्यान दूँ? सो केतन भाई, एक बात हमेशा याद रखिए कि अच्छे सेक्टर में खराब प्रमोटर मिल गया, गाड़ी बहुत अच्छी आपने चूज़ की बट ड्राइवर खराब है। सरफिरा निकला, तो आपको मंजिल पे नहीं पहुँचाएगा। तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों अच्छे चुनने चाहिए। नाउ सिंस वी कैन नॉट टॉक अबाउट ड्राइवर, आई विल टॉक अबाउट द सेक्टर। तो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है जहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले 18-24 महीनों में ग्रोथ दिखेगी। अच्छा, इस साल सरकार ने 1 लाख करोड़ की टैक्स रिबेट दी है। टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा बढ़ा है। करेक्ट। आरबीआई ने 1% से ब्याज की दरें कम की हैं।
लोगों की ईएमआई बर्डन कम होगी, तो बोरोअर्स की जेब में पैसा तकरीबन 1 से 1.5 लाख करोड़ बढ़ेगा और ये प्रति साल बढ़ने वाला है। जीएसटी रैशनलाइजेशन की बातें चल रही हैं, जितना भी जीएसटी रेट कम होगा, कंज्यूमर्स की जेब Absolutely. में पैसा बढ़ेगा। एब्सोल्युटली पेट्रोल डीजल में जो हमारे आज के दाम हैं, वो तकरीबन $80 बेंचमार्क पे हैं। क्रूड प्राइसेस 60-65 के आसपास हैं। तो हो सकता है कि होपफुली पेट्रोल डीजल प्राइस में Yeah. कटौती हो, तो जितने व्हीकल ओनर्स है उनकी जेब में पैसा बढ़ेगा। और फाइनली 2027 की शुरुआत में 8th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा, इफेक्टिव 1 Salaries अप्रैल 26। तो सरकारी कर्मचारी, पीएसयू कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट्स, इन सब की जेब में पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा। अब ये लोग जाके कहाँ पे खर्चा करेंगे? रोटी कपड़ा तो मेरे हिसाब से सब लोगों को मिल चुका है। इतना पैसा नहीं बनेगा कि आप जाके मकान खरीद सकें। तो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे खर्चा होगा। रेलवे ट्रैवल की जगह एयरलाइन पे जाएंगे, रिलेटिव के घर पे छुट्टी लेते थे, अब हॉलिडे होम, करेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन पे जाएंगे, मोबाइल फोन अपग्रेड करेंगे, होम इम्प्रूवमेंट करेंगे, होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इसके करेक्ट ऊपर खर्चा बढ़ेगा। तो ये पूरी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस है, वो नेक्स्ट 18 से 24 महीने के लिए मार्केट को आउट परफॉर्म करे वैसा लगती है। सर यानी रोटी कपड़ा मकान नॉन डिस्क्रिशनरी हो गया और बाकी सब आपने जो कहा वो डिस्क्रिशनरी हो गया Yes. करेक्ट ओके देन अगर लॉन्ग टर्म देखें तो बहुत सारे सेक्टर अच्छा करेंगे, बिकॉज इंडिया इज अ राइजिंग टाइम Absolutely. एंड उसके साथ साथ सब कुछ लिफ्ट हो जाएगा। बट एक फॉर एग्जांपल है प्रिसीजन इंजीनियरिंग। दुनिया धीरे धीरे रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रही है। चाइना उसमें सबसे अव्वल नंबर पे है, बट बाकी देशों को भी रोबोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो लोग चाइना के रोबोट्स मंगाएंगे, चाइना से रोबोटिक्स कंपोनेंट मंगाए, उसमें मुझे संशय होता है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो सोलर सेल अमेरिका ने इंपोर्ट की है, उसके अंदर मेड इन चाइना ने किलर स्विच लगा दी थी कि जब चाहे वो बंद कर सकते उसको बंद कर सकते हैं। तो जब आप चाइना से कुछ आयात करते हैं, वो साथ में फ्री गिफ्ट में क्या दे देता है किसी को पता नहीं है। तो हो सकता है कि लोग रोबोटिक्स कंपोनेंट के लिए नॉन चाइना मैन्युफैक्चरर को देखें। ऑटो कंपोनेंट्स में इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा काम करती है, विच इज प्रिसिशन इंजीनियरिंग। करेक्ट एक रोबोटिक कंपोनेंट और ऑटो कंपोनेंट को काम एक ही करना है, मिलियन बार पीटना है। तो जो कंपनीज रोबोटिक्स कंपोनेंट की तरफ ध्यान दे रही है, उन्हें 15-20 साल के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड जो दुनिया की मार्केट को अपना प्रांगण बना ले, वो और भी अच्छा है। बट आई विल टेल यू व्हाट माय थिंकिंग इज इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम इज पिछले 4-5 सालों में बिकॉज मार्केट्स ने इतना अच्छा कर दिया है, कोविड के पास लोगों के पास बहुत टाइम था, सडनली लोग अपना काम धंधा छोड़कर इन्वेस्टर्स बन गए क्योंकि उनको शायद ये लगने लगा है कि इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, राइट? और उन्हें जो स्टॉक्स पिक किया था वो तो इंडेक्स या किसी एक एवरेज म्यूचुअल फंड से बहुत बेहतर रिटर्न्स दे रही है, राइट? तो क्वेश्चन दो पार्ट में सर, शुड इन्वेस्टर्स ट्राई एंड डू इन्वेस्टिंग देमसेल्व्स जिसे हम डीआईवाई इन्वेस्टर्स कहते हैं, या उन्हें किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए? वन, और उसी का एक सबसेट, क्या उनको डायरेक्ट इक्विटी करना चाहिए या उन्हें म्यूचुअल फंड्स या पीएमएस और एआईएफ जैसे प्रोडक्ट्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए? सो केतन भाई, कोविड के समय में हम सब ने अपने बाल घर पे कटवाए थे। करेक्ट मैंने भी कटवाए थे। बट जैसे ओपन हुआ, मैं हजाम के पास गया। तो कई बार मजबूरी में आप कई चीजें कर लेते हैं, बट जब ओपन हो जाए तो आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं। सेम चीज निवेश के मामले में है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से निवेश कर सकते हैं, तो बेझिझक डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। बिकॉज आपकी रिस्क प्रोफाइल और फंड मैनेजर की रिस्क प्रोफाइल अलग है। आप गाड़ी चलाएंगे, मैं बस चलाऊंगा, मैं हर स्टॉप पे रुकूंगा, करेक्ट मुझे पैसेंजर्स लेने हैं, उतारने हैं, मेरी रिस्क प्रोफाइल अलग है।
बट अगर आपको गाड़ी चलानी आती नहीं तो भाई आराम से बस में बैठ जा, थोड़ी देरी से ही सही बट मंजिल पे हो पहुंच जाएगा। जाएगा। एंड कई बार लोग बंद गाड़ी में बैठते हैं बट स्लोप पे है, तो स्लोप की वजह से गाड़ी चल रही है, इनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं नहीं मुझे अब आ गया, फिर एक्सीलरेटर दबाते हैं और फिर ठोक देते हैं। तो हर चीज को ध्यान में रखना, अगर आपके पास नॉलेज है, समय है, कमिटमेंट है, तो डेफिनेटली डायरेक्ट निवेश करिए। अगर नहीं है तो फिर आप म्यूचुअल फंड के जरिए प्रोफेशनल एडवाइस लेके करिए। और फंड में आगे बैठना ज़रूरी है, नहीं तो आप बीच में ही उतर जाएँगे। अब आपको बिठाएगा कौन बस के अंदर, कौन-सी बस में चढ़ना है, कब तक रुकना है, उसके लिए आपको एडवाइज़र की ज़रूरत रहती है। सर फुल डिस्क्लेमर, ये आपका आपने जो भी पिछले 2 मिनट में कहा मैं फुल कॉपी करने वाला और आपको क्रेडिट दूँगा। ब्रिलियंट एनालॉजी। बहुत अच्छा किस्सा शेयर करना चाहूँगा, कोविड के समय का है। मेरे एक कलीग ने फ़ोन किया कि नीलेश भाई मैं अपने डॉक्टर से बात कर रहा था, तो मुझे लगता है आपकी उसको उनको सलाह की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे दोस्त को कहा था कि मेरे सारे म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर सब बेच दे, तो उसने मेरे साथ फ़ोन लगा दिया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अच्छा कमाता हूँ, बट ये रोज़ मार्केट ऊपर-नीचे होता है, इनफैक्ट रोज़ नीचे ही होता है, तो मेरी रात को नींद उड़ जाती है। तो मैंने आपके दोस्त को कहा कि ये सब निकाल और मैं जाके एफडी में इन्वेस्ट कर दूँगा। अब कोविड का समय था, मार्केट रोज़ गिर रही थी, आप पहली बार डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, अब क्या जवाब देंगे? तो सिंपल आंसर है, जब कुछ समझ नहीं पड़े उसे टाल दो। तो बोला डॉक्टर साहब 4-5 महीने बाद बात करते हैं, तब तक कोई न कोई दवाई निकल गई होगी, थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, आप इस वक़्त कुछ मत करिए। डॉक्टर साहब ने ऑब्वियसली उसके ऊपर कन्विंस नहीं हुए तो सब माल बिकवा दिया धीरे-धीरे करके। फिर फ़ोन किया कि नीलेश भाई मार्केट ने 3 महीने में उतना रिटर्न दे दिया जो एफडी 3 साल में देने वाली थी, अब क्या करें? तो दिल से तो ये कहने की उम्मीद हुई कि अब आप चैन की नींद सोइए, आपको पैसा कहाँ बनाना था, बट वो तो गलत होता। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने ये स्टॉक्स म्यूचुअल फंड कहाँ से लिए? बोलते इंग्लिश में पेशेंट्स आते थे, वो रिकमेंड करते थे, मैं लेता गया। अब कोई पेशेंट डॉक्टर साहब को नुकसान तो नहीं करवाने चाहेगा, तो सबने उनको हाई रिस्क हाई रिटर्न आइडिया दे दिए। रिस्क पहले आ गया, रिटर्न नहीं आया। एंड इनफैक्ट 1 डेढ़ साल बाद मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब की जो डेफिनेशन थी, वो ये थी कि कल की एनएवी से अगर आज नीचे गिरे तो मेरा नुकसान हो गया है। उन्हें कॉस्ट से लेना-देना नहीं था। फिर मैंने उन्हें कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आप कहते हैं ना आपके क्लिनिक में कि भाई अगर आप गूगल सर्च करके आए तो हमारे पास मत आइए। ये ज्ञान बाहर छोड़ के अंदर आना, वैसा ही फाइनेंस की मार्केट है। आप अपने पेशेंट से जो सुनते हैं वो सब सही चीज़ें हैं, लेकिन उसे एप्लीकेशन करने की आपकी औकात नहीं है। मैं आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देता हूँ, वो आपको जैसे सलाह देगा वैसे 3-4 साल तक चलना। 3-4 साल बाद अगर आप सैटिस्फाइड नहीं है तो मुझे फ़ोन करना, बट आई एम 100% कन्विंस्ड कि यू विल बी सैटिस्फाइड। अब उनका फ़ोन कभी मार्केट के लिए नहीं आता है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो सैटिस्फाइड है। आई डोंट नो ये आप कितने कंफर्टेबल इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, पर फिर भी कोशिश करूंगा। आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू क्रिप्टोस, स्पेसिफिकली बिटकॉइन, राइट? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई एम अज्यूमिंग रशिया में जो भी हुआ, यूएस ने सैंक्शंस लगाए, उसके बाद सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली, चाइना एंड इंडिया गोल्ड बाई करने लगा, राइट? एंड गोल्ड में जो पिछले 24-25 महीने में जो रैली आई है, उसकी वजह से एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि यार गोल्ड इज बेटर देन इक्विटी, राइट? देयर आर मीम्स कि यार मेरी वाइफ ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, उसने मेरे से अच्छा कर लिया, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था। एंड स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ट्रम्प इज डूइंग, यूएस ट्रेजरी में बिटकॉइंस को ऐड करने की कोशिश कर रहा है। सडनली ग्लोबल प्लेयर्स आर कमिंग आउट विद ईटीएफ्स इन बिटकॉइन। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि फर्स्ट, क्रिप्टो, शुड यू हैव क्रिप्टो? एंड गोल्ड आपके पूरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए? अगर हाँ, तो कितना परसेंट? सो बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसको फंडामेंटली वैल्यू करना नामुमकिन है। करेक्ट।
आप कंपनीज को वैल्यू कर सकते हो, बॉन्ड्स को कर सकते हो, बट बिटकॉइन को वैल्यू करना नामुमकिन है। तो आप उसके ऊपर कॉल ले सकते हैं। आज बिटकॉइन को इतना ज़्यादा महत्व क्यों मिल रहा है? बिकॉज़ एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो रही है। इसे प्रमोट करने में बड़े-बड़े लोग लगे हुए हैं, मीडिया मैनेज हो रही है। तीसरा, आपका पूरा ट्रांज़ैक्शन बिलो द रडार हो रहा है। कोई सेंट्रल पता ही बैंकर नहीं। पता नहीं कर पाएगा बिटकॉइन किधर से किधर जा रहे हैं। करेक्ट। लोगों को ये नहीं पता है कि अब तक जितने बिटकॉइन इश्यू हुए हैं, उसमें से तकरीबन 30% इनवैलिड हो गए हैं, गुम हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं, बिकॉज़ कहीं हार्ड ड्राइव कैश हो करेक्ट। गई, कहीं पे पासवर्ड भूल गए। तो जैसे-जैसे फ्लोटिंग स्टॉक कम होगा, वैसे-वैसे मार्केट कैप बढ़ता रहेगा। Now, obviously, there are some people who are saying that this is, decentralization and करेक्ट। blockchain and ये वो। बिटकॉइन को आप एक अनुभव की तरह लीजिए, उतना पैसा लगाइए जो अगर आप लॉस कर दें, कोई तो फर्क आपको नहीं। फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सावन का महीना है, कई लोग सावन के महीने में जुआ खेलते हैं। बस जितना पैसा आप सावन के जुए में लगा सकते हैं, उसी तरह से आप बिटकॉइन में भी निवेश कर सकते हैं। सर डू यू थिंक ये ट्यूलिप फ्लावर जैसा केस हो जाएगा? वन वन एक्सट्रीम एंड, अनदर एक्सट्रीम एंड, has India missed out on the bus with so much of regulations around crypto investing that people like or countries like Singapore and Dubai has benefited because they were pro cryptos? सो इसमें कहना मुश्किल है, बिकॉज़ इट्स अ ग्रेटर फुल थियरी। Absolutely. जो बिटकॉइन खरीद रहा है वो ये उम्मीद पे खरीद रहा है कि आने वाला मेरे से ज़्यादा प्राइस पे इसको लेके जाएगा। उसमें कोई अंडरलाइंग नहीं है। Sure. सो बिटकॉइन के ऊपर मुझे उतना समझ नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि भारत स्टेबल कॉइन इश्यू करे जो रूपी बैंक्ड हो। आज तकरीबन 135 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस इंडिया में आता है। मिडल ईस्ट, यूएस, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसकी 3-4% है। क्यों ना हम एक स्टेबल कॉइन इश्यू करें जो रूपी बैक्ड हो। इसे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खड़ा किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन इश्यू करे, ब्लॉकचेन से उसे सुरक्षित करे, और वह लोगों को पॉपुलर करे। जो एक माइग्रेंट वर्कर यूएस में बैठा है, मिडल ईस्ट में बैठा है, वह स्टेबल कॉइन खरीद ले और उसे यहाँ पे पास Transfer कर कर दे दे। विदाउट एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उसकी फैमिली उस स्टेबल कॉइन को लिक्विडेट करके रूपी में कन्वर्ट कर पाएगी। Correct. 135 बिलियन डॉलर के रेमिटेंस पे आप 3% ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर दो, तो बहुत पैसा मोटा है। मोटा 4 बिलियन डॉलर हुआ। एंड ये तो एक यूज्ड केस है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अगर वो लोग ने स्टेबल कॉइन खरीदना चालू कर दिया, तो सरकार को वर्चुअली ज़ीरो इंटरेस्ट पे बोरोइंग का लाभ मिलेगा। Absolutely. तो हमें बिटकॉइन के लिए ध्यान रखना चाहिए, बट एज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, I will request, think about launching rupee based stablecoin. Sir, if I'm not wrong, I think RBI was working on something which was virtual. CBDC. Yes. So उन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी Correct. लॉन्च की, बट वो क्लोज लूप वाली है। Hmm. हमें इसे और बड़ा करना है, जैसे ओपन चाइना लूप कर रहा है। करनी है। So China has an RB backed Sure. digital. Okay, very interesting. And sir, gold. Gold is very the most popularly asked question. So I will not want to know your view, please. So gold में we have been bullish for some time, in fact since COVID time. And बुलिशनेस का जो मेन रीज़न है कोविड के समय में, वो ये था कि प्राइस बहुत गिर गई है, माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये भाव पे माइन ही नहीं होगा तो सप्लाई नहीं आएगा, एंड ज्वेलरी डिमांड गोल्ड प्राइसेस को ऊपर लेती जाएगी। जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ और रशिया के 500 बिलियन डॉलर फ्रीज किए गए, उन्होंने एक पैसा अमेरिका में नहीं रखा था। 250 बिलियन डॉलर बेल्जियम में रखे थे, 250 बिलियन डॉलर यूरोप में रखे थे आउटसाइड ऑफ बेल्जियम। एंड उसके बाद भी
$500 बिलियन उनकी Fraction. जेब से निकल गया। तब इट वाज वेरी क्लियर कि दुनिया का हर सेंट्रल बैंकर अब गोल्ड को खरीदेगा। अगर वो कल जाके सिल्वर खरीदना चालू कर दे तो हमारा सिल्वर पे भी व्यू और पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ सेंट्रल बैंकर्स आर लाइक इंडियन हाउसवाइफ, गोल्ड खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं। और दुनिया में उतना सोना नहीं है कि जो भारतीय हाउसवाइफ एंड ग्लोबल सेंट्रल बैंकर की डिमांड मीट कर सके। बट गोल्ड में एक चीज ध्यान रखना, जिससे लैब ग्रोन डायमंड आ गए तो नेचुरल डायमंड के दाम गिर गए। That was supposed to be my next question, but yes. कैन देयर बी लैब ग्रोन गोल्ड? ऑलरेडी एक जगह पे हमने देखा है कि थ्रू सर्टेन प्रोसेस वो लोग लीड को गोल्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर पाए थे। Oh wow. Albeit it was in a very very small quantity for a very short period of time, and उस कॉस्ट पे तो गोल्ड के दाम बहुत ऊपर जाने चाहिए बिफोर इट कैन बिकम इफेक्टिव। सो कीप अ वॉच ऑन लैब ग्रोन गोल्ड। जब तक वो नहीं आता और सेंट्रल बैंकर खरीदते रहेंगे तब तक गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे। Brilliant. Uh, but silver also has a use case, sir, right? आप यानी लाइट में सिल्वर है और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिल्वर है. Why has silver not been able to pick up as much as gold has been able सो to? सिल्वर में सप्लाई बहुत ज़्यादा है। Okay. सो अगर हम चार्ट देखें कि गोल्ड की माइनिंग ये है और इतना पोटेंशियल अच्छा. सप्लाई है सिल्वर में, वो इतना है। दूसरा, सिल्वर में रिसाइकलिंग गोल्ड की तरह होती रहती है, ऊपर के दाम पे सिल्वर रिसाइकलिंग होती है। और तीसरा, सिल्वर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, लाइक जिंक बनाने के सिल्वर आ गया। Sure. अब जिंक की डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर की सप्लाई अपने आप आ जाती है। तो पुट ऑल दिस थिंग्स टुगेदर, बिकॉज सिल्वर का सप्लाई माइनिंग, रिसाइकलिंग एंड बाई प्रोडक्ट से आता है, उस वजह से उसके दाम उतने नहीं बढ़े जितने गोल्ड में बढ़े हैं। So if I leave aside lab grown gold, what I'm hearing from you is कि probably gold is still a better bet. Of course, I'm not talking about short term trades here and there, but from a macro standpoint, कि gold is still a much better trade than silver, given what we are discussing. Of course, there can be periods where सिल्वर का मोमेंटम शॉर्ट टर्म में हाँ. अच्छा है, बिकॉज टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि अब वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा है तो ऊपर जाने Sure. की गुंजाइश है। बट गोल्ड लंबी रेस का घोड़ा है। बट गोल्ड में भी लोग वही गलती करते हैं जो म्यूचुअल फंड में करते हैं। लोग जाके 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम सोना खरीदते हैं बिकॉज भाव भी बढ़ गए हैं। प्लस हमारे यहाँ पे प्रथा है कि बर्थडे पे खरीदो, एनिवर्सरी पे खरीदो, अक्षय तृतीया पे खरीदो, धनतेरस पे खरीदो, दिवाली पे खरीदो। जब आप छोटी मात्रा में गोल्ड लेते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 20% से Correct. लेके 40% Correct. हो जाती है। गोल्ड 40% ऊपर जाएगा, उसके बाद आप ब्रेक इवन होंगे। तो लोग अगर गोल्ड खरीदना चाहें तो गोल्ड फंड में या गोल्ड ईटीएफ में खरीदारी करें, या फिजिकल गोल्ड बड़ी क्वांटिटी में खरीदे ताकि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल गोल्ड फिर भी महंगा है, क्योंकि आप 3% जीएसटी दे दोगे, स्प्रेड का कॉस्ट है। जीएसटी तो हम भी देंगे। ओके. तो बट अगेन एक माइंडसेट इश्यू है। आप 100 रुपए का सोना खरीदो, उसके ऊपर आज 7% टोटल ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी मिला के, तो 107 रुपया हो Okay. गया। अगर आप वो ड्यूटी को बाहर निकाल दो कि भाई ये 100 रुपए की चीज है, आपको 100 रुपए की वैल्यू मिलेगी और 7 रुपए आपका उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो आप फिर सोचने लगे कि भाई 107 के सामने मैं घर पे तो 100 रुपए Sorry. लेके जा रहा Correct. हूँ। करेक्ट सर. लास्ट टू क्वेश्चंस. फर्स्ट आई वांट टू नो कि मैं आपको एक्टिव और पैसिव में उस डिस्कशन में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी. पर फैक्टर फंड्स या स्मार्ट बीटा फंड्स म्यूचुअल फंड में आर रियली कमिंग अप एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, राइट? पर जितनी भी फैक्टर फंड्स या स्मार्ट बीटा फंड्स हैं, ये ऑफ कोर्स बैक एंड डेटा टेस्टिंग पे Yeah. मार्केट में लॉन्च किए जा रहे हैं, राइट? तो अगर मैं एक्टिव छोड़ दूं, और मैं एक्टिव की बात भी नहीं करना चाहता, तो क्या मुझे पैसिव इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्मार्ट बीटा में इन्वेस्ट करना चाहिए? और मैं सिलेक्ट कैसे करूंगा कि मैं पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करूं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली, एटलीस्ट द वे आई लुक एट इट, इतने ज्यादा पैसिव्स आ गए कि पैसिव में ही कंफ्यूजन हो गया है कि मैं करूं क्या,
How do I solve that problem? So, Dean, what is smart beta? It's a factor investing. सो सौरव गांगुली हमारे बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे, कप्तान भी थे। वो ऑफ साइड में महाराजा माने Correct. जाते थे। और बाउंसर नहीं खेल पाता। अगर 9 लोगों को ऑफ साइड में रख दे तब भी वो उस वहां पे चौका आराम से निकाल सकते थे। बट जैसा आपने कहा, ऑन साइड पे उन्हें Yeah. दिक्कत होती थी, स्पेशली अगर वो बाउंसर हो जाता। नाउ डिड सौरव गांगुली ट्राई टू प्ले एवरी बॉल ऑन द ऑफ साइड? आंसर इज नो। फाइनली उनको ऑन साइड पे खेलना पड़ा और बहुत सारे रन बनाए ऑन साइड में, बट वो ऑन साइड के महाराजा नहीं थे। एक फंड मैनेजर भी सौरव गांगुली की तरह होता है। उनकी एक फितरत होती है, एक स्टाइल में वो महाराजा है। कोई वैल्यू में है, कोई ग्रोथ में है, कोई ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस में, कोई मोमेंटम में है, कोई ट्रेडिंग में है। बट हर किसी को ऑन साइड पे भी तो खेलना जरूरी है। अब वैल्यू वाले को ग्रोथ निवेश भी करना पड़ेगा, ग्रोथ वाले को वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो ये जो फैक्टर इन्वेस्टिंग है, वो फंड मैनेजर को इक्विप करता है कि आप अपनी ऑन साइड पे खेल सके। ओके, वेरी सो इंटरेस्टिंग। अलग अलग फैक्टर्स है भाई, ग्रोथ वाले फैक्टर्स है। तो कोई वैल्यू फंड मैनेजर का ग्रोथ फैक्टर्स पे मार्केट इवेल्युएट करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई मैं ये सेक्टर्स मिस कर रहा हूँ, ये Sure. स्टॉक मिस कर रहा हूँ। श्योर। कोई ग्रोथ वाला है, उसे वैल्यू एंड क्वालिटी Hint. पे करे तो उसे पता चल जाए कि हाँ यार, ये मेरी वीक साइड है, ये मैं नहीं देख रहा Yeah. हूँ। सो क्वांटिटेटिव, टाइम टेस्टेड डेटा एनालिटिक्स के बेसिस के ऊपर आप फंड मैनेजर को अपनी ऑन साइड पे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हो, उसे एक एनकरेजमेंट देते हो। अब आदमी ऑफ साइड ऑन साइड दोनों पे खेलेगा, जाहिर है कि ज्यादा रन बना लेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव, पैसिव और फैक्टर इन्वेस्टिंग तीनों का। तीनों प्रकार के फंड को रखिए। कोई अभी करेगा, कोई बाद में करेगा, कोई थोड़ी देर बाद करेगा। प्लीज रिमेंबर कि विनिंग टीम के लिए बॉलर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, बैट्समैन भी चाहिए, फील्डर भी चाहिए। अगर 11 बैट्समैन लेके खेलने गए तो 5 दिन खेलने की कोशिश करनी चाहिए। 11 बॉलर लेके खेलने गए तो सामने वाली आउट टीम कर को रन ही नहीं बनाने देना है। बट ये सब ख्वाहिशें हैं। रियल लाइफ में अगर वैसे करने Possible. जाएंगे तो कहाँ पे जीतेंगे? तो एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, जिसमें एक्टिव हो, पैसिव हो और फैक्टर इन्वेस्टिंग हो। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मैं इन्वेस्टर्स से बात करता हूँ, तो जो HNI अल्ट्रा HNI कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि PMS डज अ मच बेटर जॉब देन म्यूचुअल फंड्स इन जनरल, राइट? What is your take? Is mutual fund better? Is PMS better? Of course, there is no answer and I know this, right? But क्या ये सोच सही है कि मेरे पास अगर ज्यादा पैसा है, राइट, तो मुझे PMS करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स तो आम जनता के लिए? सो कहीं पे वो इको प्रॉब्लम आ जाता है कि मेरा ड्राइवर और मैं दोनों एक ही जगह पे कैसे निवेश करें। बट भाई, आपके ड्राइवर और आप दोनों एक ही प्लेन में ट्रैवल करते हो। करेक्ट। आप बिजनेस क्लास में बैठोगे, वो इकोनॉमिक क्लास में बैठेगा, बट आप प्लेन में जाना थोड़ी छोड़ देते हो अगर मंजिल पे पहुंचना है। तो एक ईगो को बाजू पे रख दीजिए। भाई, म्यूचुअल फंड प्लेन है, इसमें इकोनॉमी की टिकट है, बिजनेस क्लास की भी टिकट है, आप अपने हिसाब से बैठिए। अगर सेम पोर्टफोलियो रहा पीएमएस और म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज आउट परफॉर्म पीएमएस, बिकॉज एवरी टाइम पीएमएस ट्रेड करेगी टैक्स टैक्स भरेगा, भरना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड को वो टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नाउ पीएमएस हैव डन बेटर देन म्यूचुअल फंड इन मेनी केसेस। ये कैसे हुआ? आइधर उन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो करेक्ट। बनाया, ज़्यादा ट्रेडिंग करी, ज़्यादा रिस्क लिया, स्मॉल कैप माइक्रो कैप में गए, तो ज़्यादा रिस्क लेके पीएमएस में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो पीएमएस में जाएंगे, मुंह की खाएंगे। सर, वाइल ये क्वेश्चन पूछना नहीं था, पर ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है और ऑडियंस के लिए नहीं है, और थोड़ा सा शायद ऑडियंस के लिए टेक्निकल भी हो सकता है, बट विथ योर परमिशन पूछना चाहूंगा। क्या लिक्विडिटी इतनी ज्यादा जो म्यूचुअल फंड में आ रही है, आर इंडियन मार्केट्स इक्विप्ड फ्रॉम अ लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट टू एब्जॉर्ब दैट? अब मैं ये आपको क्यों स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और करेक्ट मी अगर मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है तो,
थॉट प्रोसेस ये है कि स्मॉल कैप्स क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेते हैं, आपको ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। पर अनफॉर्च्युनेटली पिछले 5, 8, 10 साल का आप डेटा देखें, एटलीस्ट व्हाट आई हैव लुक्ड एट, मिड कैप्स ने स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न दिए कम वॉलेटिलिटी के साथ। वन रीज़न व्हाई आई वाज़ थिंकिंग दैट दिस इज़ हैपनिंग इज़ क्योंकि सेबी कैटेगराइजेशन 2018 के बाद वो जो 150 स्टॉक्स मिड कैप में एलोकेट किए गए, जो स्मॉल कैप में टेल लंबी है, ज़्यादा स्टॉक्स है, पर यहाँ सिर्फ 150 स्टॉक है। तो जितना पैसा मिड कैप में आ रहा है, राइट, या लार्ज एंड मिड में आ रहा है, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज उसी 150 स्टॉक्स में डालना है। तो क्या ये लिक्विडिटी की वजह से मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, या जेन्युइनली मिड कैप्स आर बिकमिंग द लार्ज कैप्स एंड हेंस देयर इज अ रिटर्न प्रोबेबिलिटी? सो अगेन, अगर पैसों के दम पे मार्केट चलता तो गिरावट कभी आती ही नहीं। हमने कई बार देखा है 90 के दशक में, 2000 में, 2008 में, कि पैसों के दम पे मार्केट हमेशा नहीं चल सकता। सेकंड, 5, 10, 15, 20, 25 सालों का इतिहास देखे तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो बगैर फंडामेंटल्स ग्रो कर पाए? कहीं ना कहीं तो वो गिर जाती है, कहीं ना कहीं भांडा फूट जाता है। तो लिक्विडिटी अनडाउटेबली अच्छी आ रही है, उसी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हुई है। एफपीआई की सेलिंग को हम एब्जॉर्ब कर पाए हैं। बट एट द सेम टाइम, अगर ये लिक्विडिटी लंबी अवधि के लिए आई है तो पैसा बनेगा। अगर ये लिक्विडिटी 25% रिटर्न की उम्मीद पे आई है तो वो 100% डिसअपॉइंटेड होंगे, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। अगर ये लिक्विडिटी मोमेंटम चेस करने वाली है शॉर्ट टर्म के लिए कि मुझे तो 3 महीने में घर लेना है, बट 3 महीने में पैसा इक्विटी में डाल देता हूँ, शायद एक फ्लैट और आ जाए, तो आपको 100% डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। अगर आप मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन करके आए हैं, लंबी अवधि के लिए आए हैं, तब इस मार्केट में भी आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा, बट हर साल नहीं मिलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास 10 लाख रुपए है। आई नो आप फंड्स या स्टॉक्स पे नहीं आइडिया दे पाएंगे, पर अगर मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, रिस्क एबिलिटी है, राइट, मैं ये 10 लाख को कैसे एलोकेट करूं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कितना परसेंट पैसा कहाँ डालूं, सेक्टर फंड्स लूं, कौन से ऑब्जेक्टिव वाले फंड्स में पैसा डालूं, क्या करूं ये 10 लाख रुपए से? सो अगर आप कुंभकर्ण से रिलेटेड हैं कि मैं पैसा डाल के 14 साल बाद देखने वाला हूँ, तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में डाल दीजिए। एक लार्ज कैप लीजिए, एक मिड कैप लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए, 14 साल के बाद देखना। अगर आप नॉर्मल आदमी है तो आप मल्टी एसेट अलोकेशन फंड में डाल दीजिए। अगर आप रईस है तो आपको प्राइवेट वेल्थ मैनेजर मिलेगा, पर 10 लाख रुपए के लिए वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी कौन देगा? फंड मैनेजर आपको वो देता है 2000 रुपए के लिए भी। करेक्ट। वह डेट, इक्विटी और गोल्ड सिल्वर में अलोकेशन करता रहेगा, आपको सिर्फ उसे समय देना है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं कुंभकर्ण हूँ, लार्ज मिड स्मॉल, और अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक मल्टी एसेट फंड में डाल दूं और फंड मैनेजर पे छोड़ दूं, वो अपने हिसाब से इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड में पैसा घुमाते रहेगा, यस, जिसमें मुझे टैक्स भी नहीं लगेगा क्योंकि दैट्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। एब्सोल्युटली। ऑसम। आई थिंक there has been so much of learning in this conversation, specifically from your anecdotes, और मैं ये वीडियो बार बार सुन के बहुत सारी चीजें कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ, विद ड्यू क्रेडिट टू यू, बट इट हैज बीन सो मच ऑफ enlightenment and fun talking to you. I cannot thank you enough for taking the time out to have this conversation, and I can guarantee जो भी हमें सुन रहा है, right, we'll have an encyclopedia of learnings from this conversation. Nilesh sir, thank you so much for taking the time out, and it's been an absolute pleasure to have you. थैंक यू केतन, इट वाज माय प्लेजर। एंड फाइनली एक ही चीज कहूंगा कि जब मार्केट में गिरावट आती है लोग डर जाते हैं। तो एक शेर कहीं पे सुना था, परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के दोस्तों। परिंदे शुक्रगुजार है पतझड़ के दोस्तों, अगर सदा बाहर होती तो तिनके कहाँ से लाता। अरे वाह, क्या बात है, awesome. Thank you so much, Thank you. and been a pleasure. Thank you. Thank you.